शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूं। मैं उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना पसंद करते हैं, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं आसिफ़। आसिफ़ कहते हैं, आज आपके साथ मैं अपने एक दोस्त की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब सी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मेरे दोस्त का नाम इल्ताफ़ है और वो मीरपुर ख़ास का रहने वाला है। इल्ताफ़ अपनी चचाज़ाद कज़न को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। उसकी कज़न भी उसको पसंद करती थी। घर वालों ने दोनों का रिश्ता तय कर दिया। उन दोनों की शादी फ़िक्स हो गई, लेकिन उसकी कज़न के पेपर्स हो रहे थे। उसके इंटर के पेपर्स थे, तो घर वालों ने यही डिसाइड किया कि जैसे इसके पेपर्स ख़त्म होंगे उन दोनों की शादी कर दी जाएगी। जिस दिन उसका आखिरी पेपर था, काफ़ी ज़्यादा देर हो गई, तो इल्ताफ़ की जो फियांसी थी वो घर नहीं आई। घर वालों ने फ़ौरन से इल्ताफ़ को फ़ोन किया और ये कहा कि अभी तक वो घर पर नहीं आई, हम लोग सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इल्ताफ़ ने कहा कि आप लोग उसकी फ्रेंड से पूछें जो सारी उसके साथ होती हैं, मैं भी पता करता हूँ। जैसे ही उनकी फ्रेंड से पूछा गया तो उन सब लड़कियों ने ये कहा कि आज पेपर उसने जल्दी कर लिया था और हमें ये कहा था कि वो नीचे दरख्त के नीचे हम लोगों का इंतज़ार कर रही है, तो पेपर के बाद वहीं पर होगी। जब हम लोग पेपर के बाद वहाँ पर गई तो वो वहाँ पर नहीं थी। हम लोगों को ये लगा कि शायद वो घर आ गई होगी, हमें तो नहीं पता। फिर इल्ताफ़ को बताया गया कि उसकी फ्रेंड्स को भी नहीं पता। वो फ़ौरन से कॉलेज पहुंचा, अभी कॉलेज खुला था। उसने फ़ौरन से वॉचमैन को बताया कि इस तरह से एक स्टूडेंट है यहाँ पर, उनका ये नाम है, वो अभी तक घर पर नहीं पहुंची, आप एक दफ़ा कॉलेज में चेक करें। सारा कॉलेज चेक कर लिया गया, लेकिन कहीं कोई भी नज़र नहीं आया। वॉचमैन ने कहा कि कॉलेज बिल्कुल खाली है, आप चाहें तो ख़ुद चेक कर लें। इल्ताफ़ ने ख़ुद भी जाकर देखा, कॉलेज में दूर दूर तक कोई भी नहीं था। वो कहते हैं कि जैसे मैं इस कॉलेज से बाहर निकला तो अभी मैंने कॉलेज की दीवार को टर्न किया था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ पर कोई बैठा हुआ है। शाम होने वाली थी। जैसे मैंने उस तरफ देखा तो मेरी फियांसी उधर बैठी हुई थी पाँव के बल, और बड़ी अजीबोगरीब अंदाज में हंस रही थी। ऐसा लग रहा था किसी से बातें कर रही है। मैंने जैसे उसको देखा, मैं उसको दूर से आवाज़ें देने लग गया और फ़ौरन से उसके पास गया और मैंने उसको ये कहा कि तुम यहाँ पर बैठकर क्या कर रही हो, सब घर वाले इतने परेशान हैं और तुम ये कॉलेज की पिछली साइड पर क्यों बैठी हो अकेली, और यहाँ पर किससे बातें कर रही हो। वो अजीबोगरीब अंदाज में हंसती जा रही थी और बातें कर रही थी। मैं बार बार पूछ रहा था, वो मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी, जैसे वो मेरी आवाज़ को सुन भी नहीं रही है। जैसे कैसे करके मैंने उसको बाइक पर बिठाया और मैं घर लेकर आया। सारे रास्ते उसका वही काम था, वो हंसती जा रही थी अजीबोगरीब अंदाज में। थोड़ा सा मैं परेशान हो गया कि पता नहीं इसको क्या हो गया है। जब घर लेकर आया, घर वालों ने देखा, उनकी जान में जान आई कि शुक्र है ये ठीक है और मिल गई है। वो अपना फ़ोन भी अटेंड नहीं कर रही थी, उसको ये भी नहीं पता था कि उसका मोबाइल फ़ोन कहाँ पर है। घर वालों ने ये कहा कि बस अब हम जल्दी इसकी शादी कर देंगे, इसके पेपर्स ख़त्म हो गए, उसका आखिरी पेपर था। तभी वो बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब अंदाज में घुरा कर बोली, किसकी शादी करेंगे, मैं नहीं करूँगी शादी। तो इल्ताफ़ भी वहाँ पर मौजूद था। वो हंसने लग गया और कहता है कि देखें ये मजाक में मुझे तंग कर रही है। खैर वो अपने घर वापस आ गया। उससे अगले दिन उन लोगों की मेहंदी थी। मेहंदी का फंक्शन था, मेहमान आए हुए थे, घर में चहल पहल हो रही थी। तो वो जो लड़की थी अपनी सहेलियों के पास बैठी हुई थी, उसको मेहंदी लगाई जा रही थी। एकदम से सब लड़कियां कमरे से बाहर चीखती हुई आई और आकर ये कहने लगी कि पता नहीं दुल्हन को क्या हो गया है, वो अजीबोगरीब अंदाज में बोल रही है, उसके अंदर जैसे किसी आदमी की आवाज़ आ रही है। सब घर वाले जब गए उस कमरे में, जाकर देखा तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा अजीब थी। बाल बिखरे हुए थे, चेहरे के नैन नक्श बहुत ज़्यादा अजीब तरह से बिगड़े बिगड़े से लग रहे थे, और वो घुरा कर अजीबोगरीब अंदाज में मर्दाना आवाज़ में ये कह रही थी कि अगर इसकी शादी की तो इसको जान से मार दूंगा, और जिससे इसकी शादी करेंगे उसको भी जान से मार दूंगा। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि वहाँ पर क्या हो गया। एक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। तभी से इल्ताफ़ को भी बुलाया गया, उनका घर भी करीब ही था। जैसे इल्ताफ़ वहाँ पर गया, इल्ताफ़ ने जब अपने मंगेतर की हालत देखी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। फ़ौरन से एक आमिल साहब को बुलाया गया। उनके इलाके में एक बुज़ुर्ग रहते थे जो अमल वगैरह करते थे। जब वो आए, उन्होंने पढ़ाई की तो उनका ये कहना था कि इसके ऊपर बहुत ज़िद्दी जिन सवार है। जिस दरख्त के नीचे ये बैठी है उस दरख्त के ऊपर उसका साया था, वो वहीं से इसके पीछे पड़ गया।
दूसरी बात ये कि इसकी शादी में कुछ ही दिन थे तो आप लोगों ने इसको घर से बाहर निकाल दिया, जबकि इन दिनों में लड़कियों को घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। फिर वो जो आमिल थे उन्होंने ये कहा कि मैं बहुत ज़्यादा देर तक इसको नहीं रोक सकता, आप लोगों के पास बहुत कम वक्त है, जितनी जल्दी होता है इस लड़की की शादी कर दें, शायद शादी के बाद वो इसकी जान छोड़ दें। घर वालों ने उसी रात उन दोनों का निकाह कर दिया। निकाह करके इल्ताफ़ जो था अपनी मंगेतर को वो रुखसत करके घर ले आया। वो कहता है कि जैसे ही वो घर आई उसकी हालत फिर वैसी ही थी। वो अजीबोगरीब अंदाज़ में आवाज़ें निकालती है, अजीबोगरीब अंदाज़ में वो बोलती है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा अजीब है, कुछ समझ में नहीं आता कि उसको क्या हो गया। मैंने बहुत ज़्यादा इलाज करवाए हैं, वक्ती तौर पर तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन उसके बाद उसकी कंडीशन फिर वही हो जाती है। वो जिन उसकी जान नहीं छोड़ा। मेरे दोस्त की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुसीबत में है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उसके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी मुश्किल को आसान करे, और जो इतनी गैर मरी मखलूक का असर उनकी ज़िंदगी पर हो रहा है, जो इतनी बुरी तरह से उनके पीछे पड़ी हैं, उनकी जान छोड़ दें। ये एक स्टोरी थी जो आसिफ़ ने शेयर की। बहुत शुक्रिया आसिफ़ आपका। अल्लाह आपके दोस्त की मुश्किल को आसान करे और उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो जाएँ। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी सीमा सुहेल इंडिया से शेयर कर रही हैं। सीमा कहती हैं कि आपके साथ मेरी ताई अम्मा की जो बहू हैं नरगिस भाभी, उनके बारे में मैं पहले भी कुछ स्टोरीज़ शेयर कर चुकी हूँ, जिनको अपने कमरे में बहुत ज़्यादा गैर मरई मखलूक़ात नज़र आते थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैं भी उनके पास ही बैठी थी, उनके पोर्शन में, उनके कमरे में, तो वो अजीबोगरीब अंदाज से मेरे से बात करने के बाद किसी और की तरफ देखकर हंसने लग जाती थी, और ऐसा लगता था कि वो बाकायदा किसी और के साथ भी बात कर रही हैं। मैं डर गई। मैंने उनको ये कहा कि भाभी आप मजाक कर रही हैं, मुझे डरा रही हैं ना, आप मेरे से बात करती हैं, इसके बाद आप किसी और से भी बात करती हैं। तो आगे से वो ये कहने लगी कि तुम्हारे अलावा भी इस कमरे में बहुत से लोग मौजूद हैं। मैंने ये कहा कि क्या मतलब? तो वो ये कहती कि ये तुम्हें नहीं दिखाई देंगे, मुझे इनकी आदत हो गई है। मेरे ऊपर जिसने भी अमल करवा कर इन जन्नात को भेजा था, इन जन्नात ने शुरू के दिनों में मुझे बहुत ज़्यादा डराया था, लेकिन अब मैं इनको देखती हूँ, मुझे इनसे डर नहीं लगता। इस कमरे में तुम्हारे अलावा और भी बहुत सी औरतें बैठी हुई हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा कीमती जेवर पहने हुए हैं, और वो मेरे से बातें कर रही हैं। मैं तो इतना ज़्यादा डर गई, मैं तो उसके बाद उनके कमरे में ही नहीं जाती, मैं तो वहाँ से फ़ौरन बहाना बनाकर वापस आ गई। इसी तरह से उनके 2 बेटे भी हैं। एक का नाम रेहान है। जो रेहान है वो एक दफ़ा छत के ऊपर पतंग उड़ा रहा था, उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है पतंगबाजी का। रेहान पर और नरगिस भाभी दोनों पर जादू के ज़रिए जिन्नात फेंके गए हैं। उनको अक्सर ऐसी चीज़ें दिखाई भी देती हैं और डराती भी हैं। उसकी जो दादी अम्मा थी वो सो रही थी, मेरी ताई अम्मा, तो उनको ख्वाब आया कि जैसे रेहान को उसके दोस्तों ने धक्का दे दिया है और वो छत से नीचे गिर गया है। उनकी एकदम से आँख खुली तो वो भागती हुई नरगिस भाभी के कमरे में आई, तो उनका बड़ा बेटा वहाँ पर सो रहा था, रेहान नहीं था। तभी एकदम से उनको रेहान के चीखने की आवाज़ें आने लगी। जैसे वो छत के ऊपर भागी तो वो टैंकी, पानी वाली टैंकी के ऊपर चढ़कर पतंगबाजी करता था। वहीं से उसको किसी ने नीचे गिरा दिया। उसको काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी, उसके बाजू में, उसके हाथ में फ्रैक्चर आ गया, और वो रो रो के ये कह रहा था कि मुझे आसिफ़ ने और बिट्टू ने धिक्का दिया है। जो दादी अम्मा थी उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, यानी मेरी ताई अम्मा को। वो शाम के टाइम आसिफ़ के घर गई और जाकर उसकी दादी अम्मा को ये कहती हैं, आपके बेटे ने हमारे बेटे को छत के ऊपर से धक्का दिया है और उसके बाजू और टांग में फ्रैक्चर हो गया है। अपने बेटे को समझा लें, दोबारा हम लोगों के घर बिल्कुल भी ना आए खेलने के लिए रेहान के साथ। वो ये कहने लगी कि आपका दिमाग ठीक है, आसिफ़ तो पिछले 15 दिन से घर पर ही नहीं है, वो तो अपनी नानी के घर गया हुआ है। जिस पर मेरी ताई अम्मा ने ये कहा कि ये कैसे मुमकिन है। रेहान ने ख़ुद बताया कि आसिफ़ और बिट्टू उसके साथ खेल रहे थे। तभी उसकी दादी ने ये कहा कि आपको यकीन नहीं आ रहा, मैं आपकी अभी बात करवा देती हूँ। उन्होंने फ़ोन मिलाया तो रेहान, जो आसिफ़ था रेहान का दोस्त, वो पिछले 15 दिनों से अपनी नानी अम्मा के घर था। ताई अम्मा बहुत ज़्यादा डर गई कि फिर अगर रेहान के साथ आसिफ़ नहीं था तो वो कौन थे जिन्होंने इसको धक्का दिया, जबकि मैंने खुद इन तीनों को छत के ऊपर पतंग उड़ाते देखा था। वो बहुत ज़्यादा डर गई और वापस आ गई। इसी तरह से जो उनका बड़ा बेटा है वो कहता है कि मुझे रात के टाइम अपने कमरे में से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। जब मेरी आँख खुलती है तो मेरे बाबा भी सो रहे होते हैं, मेरा छोटा भाई भी सो रहा होता है, लेकिन जो मेरी मम्मा है वो किसी के साथ बातें कर रही होती हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे उनके पास बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब हुलिये वाले कोई लोग खड़े हैं। मैंने 1 से 2 दफ़ा कुछ परछाइयाँ भी देखी हैं जिनके साथ वो रात के टाइम बातें करती हैं। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो इस हद तक डरने लग गया कि उसने अपनी मम्मा के साथ सोना ही छोड़ दिया और वो अपनी दादी अम्मा के साथ सोता है। इसी तरह से एक दफ़ा वो हम लोगों के घर आया और आकर ये कहते हैं कि मुझे नाश्ता दे दो।
अम्मी ने ये कहा कि क्यों, क्या हुआ है, तुम्हारी मम्मा की तबीयत ठीक है? जिस पर उसने ये कहा कि मुझे भूख लगी है, मम्मा सारी रात जागती रहती हैं, अजीबोगरीब बातें करती हैं, उनके पास अजीबोगरीब लोग खड़े हुए होते हैं, उनके चेहरे बहुत ज़्यादा डरावने हैं और सुबह फिर वो सोई रहती हैं, मुझे भूख लगी है, मुझे नाश्ता दे दो। जैसे ही हम लोगों ने इसको नाश्ता बना कर दिया, उसने इतना नाश्ता किया, इतना नाश्ता किया, हम लोग सब हैरान हो गए कि इसको एकदम से क्या हो गया है। वो नॉर्मल में इतना नहीं खाता, लेकिन शायद उस टाइम वो भी, उस पर भी उस चीज़ का असर हो गया था या क्या था क्या नहीं। उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा जिन्नात फेंके गए हैं और जिसने फेंके हैं वो भी हम लोग उनको भी जानते हैं, हम लोगों के अपने जानने वाले हैं। बाकायदा उनको वो जिन्नात नज़र आते हैं। पहले वो बहुत ज़्यादा डरती थी। उनको अपने कमरे में एक बहुत बड़े कद वाला, बहुत मोटा एक काला सा शख्स दिखाई देता था जो उनके कमरे में आता था और उनके स्टोर रूम में जाकर गायब हो जाता था। इसी तरह से उनको अक्सर अपने कमरे में अजीबोगरीब चेहरों वाली औरतें भी नज़र आती थी, जबकि उनके घर में इतने अफराद हैं ही नहीं। उनके पोर्शन पर सिर्फ वो लोग होते हैं या मेरी ताई अम्मा होती हैं, लेकिन उनके कमरे में से बाज़ औक़ात ऐसी आवाज़ें आती हैं जैसे वहाँ पर क्राउड है, बहुत ज़्यादा लोग बातें कर रहे हैं। ये कुछ ऐसी कहानियाँ थी जो सीमा सोहेल ने अपनी फैमिली की शेयर की। बहुत शुक्रिया सीमा आपका। इसी तरह से सीमा कहती हैं कि एक दफ़ा आज कल की बात है, लाइक मैंने कल स्टोरी पोस्ट नहीं की थी, परसों की बात है। कहती है मैं वॉक पर गई, मॉर्निंग वॉक पर, तो मैंने रास्ते में बहुत ज़्यादा गाय और भैंसें देखी। उनमें से मैंने एक भैंस देखी जिसकी एक आँख बिल्कुल वाइट थी और एक आँख ब्लैक थी। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा इस चेहरे वाली भैंस को देखा है। पहले मुझे लगा कि मेरा वहम है, लेकिन जब मैंने उसको गौर करके देखा तो उसकी एक आँख बिल्कुल सफ़ेद थी और एक आँख बिल्कुल उसकी ऐसे थी जैसे ब्लैक है। पता नहीं वो क्या चीज़ थी, मुझे समझ नहीं आई। उसको देखकर मुझे अजीब सा डर महसूस हो रहा था। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या जिन्नात इस रूप में भी आते हैं? सीमा, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जिन्नात जानवरों के रूप में आते हैं, कभी सांप, कुत्ते, बिल्ली, इनके रूप में तो आते ही आते हैं। इसके अलावा ये भैंसों के ऊपर भी जिन्नात का साया हो जाता है। बाज़ औक़ात जिन्नात इनका रूप लेकर भी सामने आते हैं। लेकिन जिन्नात चाहे इंसान के रूप में आए चाहे जानवर के रूप में आए, उनमें कुछ ना कुछ ऐसा अजीब ज़रूर होता है, ऐसा कुछ पुरस्रार ज़रूर होता है जिनको आम देखने वाले इंसान की नज़र भी पहचान जाती है कि ये कोई आम जानवर नहीं है। इसलिए जब आप किसी ऐसी चीज़ को देखें जिसको देखकर आपको ये एहसास हो कि कोई नॉर्मल जानवर नहीं लग रहा, तो उससे पीछे हट जाना चाहिए। ना उसको बुलाना चाहिए, ना मुखातिब करना चाहिए, ना ही उसको मारना चाहिए जब तक वो आपको नुकसान ना दे। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी जिब्रान शेयर कर रहे हैं डीजी खान से। जिब्रान कहते हैं कि आज आपके साथ मैं अपने एक दोस्त की ज़िंदगी में दिल दहला देने वाली कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मेरा दोस्त है, बहुत मेरा अच्छा दोस्त था। वो हैदराबाद का रहने वाला था। पहले किसी दौर में वो लोग भी डीजी खान में रहते थे। हम लोगों ने बचपन से इकट्ठी पढ़ाई की। फिर उसके बाद उसके फ़ादर जो थे वो वहाँ से मूव हो गए, वो लोग हैदराबाद चले गए। लेकिन फिर भी कभी कभी मैं उससे मिलने चला जाया करता था। हर टाइम हम लोगों का मोबाइल फ़ोन पर रब्ता रहता था। एकदम से मेरे दोस्त की ज़िंदगी बिल्कुल बदल के रह गई। कुछ ऐसा हुआ कि मेरे दोस्त को शुरू से ही जिन्नात और जिन चुड़ैलों के इन टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा उसको इंटरेस्ट था। वो अक्सर लोगों से ऐसी ही बातें किया करता था और बहुत से लोगों को ये कहता था कि मैं भी आमिल बनना चाहता हूँ। उसको हम लोग बहुत ज़्यादा दफ़ा समझाते थे कि इन कामों में मत उलझो, ये काम तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, लेकिन वो इन बातों को नहीं मानता था। मेरे दोस्त का नाम फैज़ान था। फैज़ान लोग जिस जगह पर रहते थे वो जगह बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद नहीं थी। घर तो थे लेकिन दूर दूर फासलों पर होते थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ, जिब्रान उस जगह को देखता देखता किसी ऐसी जगह पर जा पहुंचा जो बहुत ज़्यादा वीरान और सुनसान जगह थी। मुझे इसने 1 से 2 दफ़ा मेरे से ये बात शेयर की थी कि हम लोगों के घर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर मैंने एक जगह देखी है। वो बहुत ज़्यादा अजीब जगह है। जब तुम आओगे ना तो मैं उस जगह पर लेकर जाऊंगा। उसके चारों तरफ बहुत बड़े बड़े मैदान हैं और बहुत ज़्यादा सुनसान और वीरान सी वो जगह है। वहाँ पर मैंने एक घर देखा है। मैंने उसको ये कहा कि तुम्हें उन वीरानों में जाने की ज़रूरत नहीं है, पता नहीं वो घर किसका है किसका नहीं, जो आबादी से इतना दूर है, तुम वहाँ पर मत जाना। लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं मानी। वो उस घर की तरफ चला गया। जब वो उस घर की तरफ गया, उस घर को लोगों ने बंद किया हुआ था और लोगों का ये मानना था कि वो जगह बहुत ज़्यादा आसेब ज़दा थी। उस घर में जिन्नात और चुड़ैलों के बसेरे थे। ये बात उसको वहाँ पर एक शख्स ने बताई थी। जब ये उस घर के चक्कर काट रहा था तो उसको वहाँ पर उस जगह का कोई आदमी मिला। उसने ये कहा कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं, शाम होने से पहले तुम यहाँ से चले जाओ वरना ये जिन्नात तुम्हें जानी नुकसान दे देंगे।
उसके कानों में जब ये बात पड़ी, उस पर तो एक भूत सवार हो गया। अब उसने दिन रात किसी आमिल की तलाश शुरू कर दी कि मैं इस घर में जाकर चिल्ला करूँगा और यहाँ पर जो जिन्नात हैं उनको मैं अपने कंट्रोल में करके आमिल बन जाऊँगा। अक्सर मुझे कहता था मैं एक काम की तलाश में हूँ, पता नहीं उसको कोई आमिल मिला या नहीं मिला, कोई समझ नहीं आई। उसको शायद किसी जगह पर कोई ऐसा बंदा मिल गया जिसने उसको कोई अमल बता दिया। अब उसने फैज़ान ने उस घर में जाकर अमल करना शुरू कर दिया। अभी उसके अमल को 3 दिन ही हुए थे, जब वो घर वापस आया तो उसको दौरे पड़ने लगे। रात के टाइम अपने कमरे में सो रहा था, उसकी हालत बहुत ज़्यादा अजीब हो गई। उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। जब घर वालों ने जाकर देखा तो वो ये कह रहा था कि अभी बहुत ज़्यादा डरावने चेहरे वाली औरत मेरे सीने पर बैठकर मेरा गला दबा रही थी, और जैसे ही मैंने उसको नीचे गिराया है वो भागकर इस बाथरूम में गई है। अपने कमरे के बाथरूम की तरफ इशारा कर रहा था। जैसे उन लोगों ने कमरे का बाथरूम खोलकर देखा, वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन बाथरूम की टैप चल रही थी। घर वालों ने पूछा कि तुम कोई पढ़ाई वगैरह कर रहे हो, क्योंकि उसके पास से अजीबोगरीब चीज़ें मिली। जब वो चीख चिल्ला रहा था तो उसकी पॉकेट में से कुछ हड्डियाँ निकली, उनके ऊपर कुछ लफ्ज़ लिखे हुए थे। घर वालों को डाउट हो गया कि ये किसी अमल के चक्रों में है, ये कोई ऐसी हरकत कर रहा है। उसके बाबा ने उसके चेहरे के ऊपर 2 थप्पड़ मारे और पूछा कि मुझे सारी बात बताओ, तुम क्या कर रहे हो। तभी उसने बताया कि मैंने फ़लाँ जगह पर एक घर देखा है, वो घर जो है बहुत ज़्यादा आसेब ज़दा है, तो मैंने किसी बुज़ुर्ग से, किसी आमिल से मैंने अमल लिया और मैं वहाँ पर जिन्नात को कैद करने के लिए जाता हूँ। मैंने आमिल बन जाना है। मुझे 3 दिन हो गए हैं, मैं दोपहर के टाइम जाता हूँ दीवार फैलाकर कर और उस घर में अमल करता हूँ। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं, क्योंकि जब मैंने वहाँ पर अमल करना शुरू किया है तो इस घर में से मुझे हंसने की और रोने की आवाज़ें आने लगी थी। जिस दिन तीसरे दिन दोपहर के टाइम मैंने अमल किया है तो मेरे पीछे एक औरत बैठी हुई थी। जब मैंने उस औरत को देखा तो मैं डर गया और मैंने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। उसके बाद जब मैं घर वापस आया हूँ तो मुझे ऐसा लगा है कि जैसे मेरा जिस्म बहुत ज़्यादा भारी है, और वही औरत मैंने अपने सीने पर बैठी देखी है। उसके घर वाले बहुत ज़्यादा डर गए कि पता नहीं इसने क्या कर दिया क्या नहीं। उसके वो बार बार पूछ रहे थे कि मुझे उस आमिल का पता बताओ जिस आमिल ने तुम्हें ये अमल बताया, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता रहा था। फिर भी उसके घर वालों ने मार पीट करके उस आमिल का पता किया। वो लोग उस आमिल को ढूंढते रहे, लेकिन जो जगह वो बताता था वहाँ पर वो आमिल नहीं था। अब जो मेरा दोस्त फैज़ान था, दिन ब दिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लग गई। मैं उसको फ़ोन करता था, वो मेरी फ़ोन कॉल रिसीव करता ही नहीं था। उसके घर वाले फ़ोन उठाकर ये कह देते थे उसकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर एक दिन मैंने उसके अब्बू से बात की। वो 4 बहनों का इकलौता भाई था। मैंने उसके अब्बू से बात की तो उसके अब्बू ने मुझे सारी बात बताई। मैंने उसके अब्बू को बताया कि ये बात मेरे से पहले डिस्कस कर चुका था, इसने कोई घर देखा है, किसी वीराने में कोई घर है, आप लोग किसी आमिल का पता करें और उस घर में इसको लेकर जाएं, शायद ये ठीक हो जाए। मेरे दोस्त की हालत ये हो गई थी कि वो बेहोश रहता था, उसकी आंखों में से हर वक्त आंसू बहते रहते थे। जिस टाइम उसको होश आता था वो पागलों की तरह उस घर की तरफ भागने की कोशिश करता था। आधे रास्ते में से उसको कभी बेहोश उठा कर लाते थे, 2 से 3 दफ़ा उसको उस घर की दीवारों के ऊपर से बेहोश, कभी छत के ऊपर से बेहोश उठा कर लाते थे। फिर वो जो घर था कोई भी नहीं जानता था वो घर किसका है। उस घर के काफ़ी दूर कुछ 5-6 घर और थे। उन लोगों से जाकर इस घर के बारे में पूछा। उन लोगों का ये कहना था कि ये घर जिसका है वो लोग घर छोड़कर जा चुके हैं। इस घर में एक चुड़ैल कैद है। वो चुड़ैल जो है यहाँ पर किसी को भी रहने नहीं देती। हमने यहाँ पर एक लड़के को 2 से 3 दफ़ा जाते देखा है। हमने उसको मना भी किया, लेकिन वो हमारी बात नहीं सुनता। जिस दिन से उसने वहाँ पर अमल किया है उसके बाद वो जो चुड़ैल है वो सारी रात उस घर में चीखती है, उसकी आवाज़ें आती हैं और बाकायदा उस घर के छतों की दीवारों के ऊपर रात के टाइम लोगों को वो खड़ी हुई नज़र भी आती है। हम लोग तो डर के मारे अब उस तरफ जाते ही नहीं हैं। अब इसके जो फैज़ान के घर वाले थे, इन लोगों ने दिन रात एक कर दिया कि हमें कोई आमिल मिले, हम इसका इलाज करवाएं, क्योंकि उसको हद से ज़्यादा दौरे पड़ने लग गए थे। यहाँ तक कि उनके घर वालों ने तंग आकर उसको बांधना शुरू कर दिया था। कभी रस्सियों के साथ बांध देते थे, कभी चेन के साथ बांध देते थे। रस्सियों के साथ बांधते थे तो वो रस्सियाँ तोड़ देता था। उसमें मगरिब के बाद इतनी ताकत आ जाती थी कि वो रस्सियाँ भी तोड़ देता था। फिर उसके घर वालों ने बहुत कोशिश की, 1-2 आमिलों को भी लेकर आए। उन्होंने ये कहा कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक चुड़ैल हावी है, हम उसको नहीं हटा सकते, ये हमारे बस की बात नहीं है, आप किसी और आमिल का पता करें जो सिर्फ चुड़ैलों का अमल करता है। हम ये जो छोटे मोटे जिन्नात होते हैं इनको तो कंट्रोल कर सकते हैं।
जब उन लोगों ने उसको चेन्स में बांधना शुरू कर दिया तो उसके कमरे में से इतनी डरावनी आवाज़ें आती थी। वो इतनी डरावनी आवाज़ों में रोता था, औरत की आवाज़ में रोता था, औरत की आवाज़ में हंसता था और बार बार ये कहता था वो मेरे पास बैठी है, वो मेरे सामने बैठी है, हमें खाना दे दो, वो यहाँ खड़ी है, वो वहाँ खड़ी है। घर वाले बहुत ज़्यादा डरते थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ, फैज़ान की छोटी बहन जो थी, शाम का टाइम था, तो वो छत के ऊपर से कपड़े उतार कर, धुले हुए कपड़े ड्राई हो गए थे तो नीचे ला रही थी। जैसे वो अपनी सीढ़ियों से नीचे उतरी तो उसने चीखना शुरू कर दिया। जब घर वालों ने उसका चीखो पुकार सुना तो वो वहीं पर सहन में गिरी और बेहोश हो गई। सब घर वाले डर गए कि पहले एक की हालत ये है, पता नहीं इसको क्या हो गया है। उन लोगों ने बड़ी कोशिश की कि उसको होश आ जाए। जैसे उसके अम्मी अब्बू ने आयतुल कुर्सी पढ़कर पानी दम करके उसके चेहरे पर छींटे मारे, उस लड़की को होश आ गया। घर वालों ने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। उसने ये कहा कि मैं छत के ऊपर से कपड़े उतार कर नीचे ला रही थी तो मैंने हम लोगों के जो सहन वाला बाथरूम है उसके दरवाज़े में बहुत ज़्यादा डरावनी मखलूक को बैठे देखा है। उसके सर के बाल बहुत ज़्यादा लंबे उसके सर के बाल थे। उसकी ज़ुबान जो थी मुंह से बाहर निकल कर ज़मीन तक आ रही थी। ज़मीन के ऊपर उसकी आधी ज़ुबान पड़ी हुई थी और वो इस तरह से मुझे घुरा रही थी कि जैसे वो अभी मुझे खा जाएगी। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना था, उसके सर पर सींग भी हैं। अब घर वाले बहुत ज़्यादा डर गए कि इसी हुलिये की औरत फैज़ान भी नाम लेता है, शायद वो चुड़ैल जो है उस घर से हमारे घर आ गई है। उन लोगों के घर में बहुत ज़्यादा खौफ व हिरास फैल गया। फैज़ान के कमरे में तो जाने का कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन वो सारे लोग भी जो थे वो एक कमरे में महसूर होकर रह गए। रात के टाइम वो कहते हैं कि जब हम लोग अपने कमरे में होते थे, फैज़ान के कमरे को बाहर से बंद किया होता था, खाना वगैरह उसको दे देते थे। उसके कमरे में से इतनी डरावनी आवाज़ें आती थी, कभी तालियां बजाने की, कभी कहके लगाने की, कभी ऐसा लगता था फैज़ान को कोई मार रहा है, वो जानबूझ के ऐसी आवाज़ें निकालता था। कभी ऐसा लगता था कि उसके कमरे में कोई औरत रो रही है। बिल आखिर बहुत ज़्यादा जतन के बाद उन लोगों को एक आमिल का पता चला। वो आमिल सखर के थे। उन आमिल से उन लोगों ने रब्ता किया, उनको सारे हालात बताए कि वो इस काबिल नहीं है कि उसको लाया जा सके, क्योंकि उसको घर से बाहर तो निकाल ही नहीं सकते थे। मुझे भी जब पता चला, मैंने कहा कि मैं वहाँ पर आना चाहता हूँ, तो उसके घर वालों ने मुझे मना कर दिया कि तुमने नहीं आना, अभी उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, उसके सामने जाओगे तो कहीं तुम्हें नुकसान ना पहुँचा दे। क्योंकि जब उसको दौरे पड़ते थे तो घर वालों को मारने की भी कोशिश करता था, ख़ुद को भी मारने की कोशिश करता था। वो जो सखर से उन आमिल का पता चला, उन आमिल को वो लोग लेकर आए। तो वो जो आमिल थे जब उस घर में आए तो उन्होंने आते साथ पढ़ाई शुरू कर दी और उनका ये कहना था कि आप लोग सारे एक कमरे में चले जाएं, क्योंकि मुझे यहाँ पर पढ़ाई करनी है। इस लड़के के ऊपर बहुत ज़्यादा डरावनी चुड़ैल का बसेरा हो चुका है। जब उन्होंने उसका कमरा खोला, उसके कमरे में से अजीबो गरीब चीखों की आवाज़ें आने लग गईं। वो फैज़ान की आवाज़ें नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि कोई औरत है जो फैज़ान के साथ चीख रही है। फैज़ान भी चीख रहा था, वो भी चीख रही थी। उसके बाद वो जो आमिल थे उन्होंने उनके घर वालों को ये कहा कि पता नहीं कितने केजी मीट चाहिए, कितने केजी प्याज चाहिए, हरी मिर्चें चाहिए, कुछ लेमन चाहिए। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने वो किलो के हिसाब से सारा कुछ मंगवाया और उस कमरे में वहाँ पर रख दिए। उन प्याज़ों के ऊपर पता नहीं वो कितने प्याज थे, उनके ऊपर उन्होंने कुछ तावीज़ वगैरह लिखे। 3 दिन का वो अमल था। 3 दिन में वो उनके ऊपर उन्होंने सारे तावीज़ लिखने। तो 3 दिन वो फैज़ान के कमरे में थे। 3 दिन जब वो फैज़ान के कमरे में थे तो फैज़ान बहुत ज़्यादा गालियाँ देता था उनको जान से मारने की धमकियाँ देता था। कभी हंसता था, कभी रोता था। बहुत डरावना माहौल था। वो जो आमिल थे जिन दिनों में वो अमल करते थे, उन दिनों में वो सिर्फ़ और सिर्फ उनको ये कहते थे कि मुझे दूध के गिलास के साथ खुश्क चने जो होते हैं आप लोगों ने वो देने हैं और खाने के लिए कुछ भी नहीं देना। और फैज़ान को भी सिर्फ़ और सिर्फ सूखी रोटी दिया करते थे उन 3 दिनों में। 3 दिनों में उन्होंने वो अमल किया। वो सारा कुछ उस कमरे में ही पड़ा हुआ था। वो गोश्त भी 3 दिन से वहीं पर था। इतनी अजीब उसकी स्मेल थी। फिर उन्होंने अमल किया। वो सारा कुछ जो था वो फैज़ान के ऊपर से सारा उसको 3 दिन उसके पास रखा। उसके बाद उसको उस घर के वीरानों में फेंक कर आना था, यानी वो जो घर था वीरानों में। फिर मेरे अब्बू और वो जो आमिल थे वो वहाँ पर उसको फेंक कर आए। बाकायदा उन्होंने एक पुतला बनाया, उस पुतले में उन्होंने सुइयाँ लगाईं, उसको भी उस घर में वो फेंक कर आए। फिर उस मखलूक ने फैज़ान की जान छोड़ी, लेकिन उसके दिमाग पर बहुत असर पड़ गया था। वो बोलता नहीं था, चुप रहता था। फिर मैं उसके इस वाक़े के 2-3 माह के बाद उससे मिलने गया, जब उसके घर वालों ने कहा कि अब ये इस काबिल हो गया है कि ये किसी से बात कर सके। उसके बाद उसने तौबा कर ली कि मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूँगा। वो बताता था वो इतनी डरावनी थी, वो मेरे सामने हर वक्त बैठी रहती थी। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा डरावनी थी और उसका चेहरा भी जला हुआ चेहरा था और बहुत लंबी ज़ुबान थी।
जो ज़मीन जब वो मुंह से निकालती थी तो आधी ज़मीन पर गिरी होती थी। वो उसको मारती नहीं थी क्योंकि उसने उसकी पढ़ाई की थी, उसको हाजिर किया था, वो उसको जानी नुकसान नहीं देती थी। अगर वो उसका चिला पूरा कर लेता तो शायद वो उसको जानी नुकसान भी दे देती। फिर उसके बाद फैज़ान बिल्कुल बदल गया, 5 वक्त की नमाज़ शुरू कर दी। ये उसकी ज़िंदगी का जो वाक़या है तकरीबन आज से 15 साल पहले की बात है। फिर उसकी शादी हो गई, मेरी भी शादी हो गई। अब भी हम लोग मिलते हैं, फ़ोन पर बात भी डेली होती है, लेकिन अब वो कभी जन्नत के बारे में कोई बात करता ही नहीं है। कभी कभी कहता है कि मुझे मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, अगर किसी जगह पर बहुत ज़्यादा खुशबू हो, मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है, मेरा दिल घबराने लग जाता है, लेकिन अब वो अपनी ज़िंदगी में ठीक है। ये एक स्टोरी थी जो जिब्रान ने शेयर की अपने दोस्त की। बहुत शुक्रिया जिब्रान आपका। लिसनर, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए email ID noshianmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल हॉरर उर्दू सेंटर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। उसके ऊपर आज जो मैंने जिन शादी की एपिसोड पोस्ट करनी है वो बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और जिन शादी नावल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा पुरस्कार नावल है। मैं भी फ़र्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ और मुझे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल हॉरर उर्दू सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी मेरे चैनल हॉरर उर्दू सेंटर को जाकर सब्सक्राइब करें। वहाँ पर भी आपको हॉरर नावल सुनने को मिलेंगे। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, वहाँ पर ज़रूर जाकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीलम वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरे वालिदैन को, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।